तो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना, मोल्स, कि हाउ वी कैन फाइंड मोल्स, या नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, है ना, ये सब फाइंड करे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स in 64 gram of S8, ना, 64 ग्राम ऑफ एसिड। हाँ, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, है ना। वैसे मैं आज वो भेजे हैं जो करने हैं ना वाले, मैंने वो जो ग्रुप बनाया ना उस पर भेज दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब उनको धीरे धीरे करके याद कर लेना। बहुत मैंने एकदम उतने भेजे हैं जितने हमें बहुत जरूरी है ना, बिल्कुल ज्यादा नहीं भेजे, तो उतने तो हमको सबको याद करने है, उतने के एटॉमिक वेट हमको याद, तो मॉलिक्यूलर वेट अपने आप निकल जाएंगे, है ना, एटॉमिक वेट याद हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम ऑफ S8। कोई बात, है ना, 64 ग्राम ऑफ एसिड इसमें हमको निकालना, तो कैसे करेंगे? हाँ, पहले क्या निकाल, देखो ग्राम्स में दिया है तो हम क्या निकाल लें, हम पहले तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें इसका, है ना। तो मॉलिक्यूलर या मोलर मास, है ना, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, देखो मोलर मास लिखा है तो यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। ठीक है, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। ठीक है, अब हमें ग्राम में दिया है तो फिर हम क्या निकाले, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स आएंगे, हमारे S8 के मोल्स आएंगे। तो S8 के मोल्स कितने हो गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, S8 के मोल्स हो गए। ठीक, ये क्या है, एसिड क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये किसके मोल्स हुए, मॉलिक्यूल के मोल्स हुए, है ना, कि दीज आर द मोल्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स। तो अब हमें यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है ना, तो सीधे हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रो नंबर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतने तो क्या हो जाएंगे, S8 के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन यदि हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो फिर हम इसको क्या देखना पड़ेगा, इसकी एटॉमिसिटी देखना है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 8 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में इसमें 8 का और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, है ना, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए, 64 अपॉन 256 इंटू 6.0, या इसको देखो Na लिख देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई, अब बाद में एग्जाम में कर देना उसको, अभी इस पर्टिकुलर को Na लिख लेते हैं, है ना, और इनटू एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ एसिड, है, तो उसमें हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स निकाल। ठीक है ना, तो ये ऐसे इसको ध्यान रखो। तो जब भी मॉलिक्यूल आ जाए तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना और फिर उसमें एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई करना, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी, मॉलिक्यूल और एटम्स में, है ना, कि मॉलिक्यूल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, है ना, उससे बना हुआ है। ठीक है,
और एटम मतलब एक इंडिविजुअल चीज होती है, ठीक है ना। तो एटम्स इस ए सेट मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ऐसे देखो इस ढंग से कर लेंगे, ठीक। अब चलो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड number of atoms present in 6 molecule of glucose. Find number of atoms present in 6 molecule of glucose. ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स, और ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, है ना, ये ग्लूकोज। और इसके क्या दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स निकालने, ठीक है। हाँ क्या, हाँ मतलब देखो क्या करा होगा, इन सबको नंबर ऑफ, हाँ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 6 एटम ऑफ कार्बन, है ना, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल एटम है ना, हाँ कितने हो गए इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल कितने हो गए, कितने 24, है ना, 24 एटम्स हो गए। तो 6 मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 6 ना, इतने एटम्स हो गए, ठीक है ना। लेकिन यदि हमको ये पूछ लेते फाइंड नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इन 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो सिर्फ कार्बन के पूछते तो 6 इंटू 6 हो जाता है, 36 हो जाता, ठीक है। हाइड्रोजन के पूछते तो 12 इंटू 6 हो जाता है ना, ठीक है, 72 हो जाता, और ऑक्सीजन के तो फिर 36 हो जाता, ठीक है। तो ये जो टोटल आया है इसमें सबके डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल आए तो ऐसे हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। यदि टोटल पूछे तो सबको प्लस करके फिर उससे करना पड़ेगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में हमें मोल्स आ जाता है ना, मॉलिक्यूल की जगह यदि हमको मोल्स आ जाता, ठीक है, तो देखो अब इन दो चीज में हम डिफरेंस हमको करना है ना। जैसे 6 मोल ऑफ ग्लूकोज, है ना, इसमें हमें आ जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल, 6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, तो क्या हो जाता है उसमें एवोगेड्रो नंबर और पहले 6 मॉलिक्यूल का निकाल के एवोगेड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो उससे हमारा क्या आ जाता है, 6 मोल्स में आ जाता है। क्योंकि नहीं देखो सिर्फ एवोगेड्रो का करना है मल्टीप्लाई, तो पहले 6 का निकालना पड़ेगा, और या 1 का निकालो फिर 6 इंटू एवोगेड्रो नंबर, इसलिए क्योंकि 6 मोल चाहिए ना हमें, नहीं तो फिर 1 का आएगा, है ना, ठीक है। देखो लेकिन हमको ये क्वेश्चन आए तो फिर वो मॉलिक्यूल का को हम छोड़ ही दो, सीधे इससे ही करो। इससे कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ, देखो ये बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है ना, कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज 6 मोल कार्बन। दो इन दोनों में अंतर है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 एटम्स ऑफ कार्बन, है ना, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन 1 मोल में क्या हो जाएंगे, ये सब मोल मोल में चेंज हो जाएंगे, है ना, कि 1 मोल ऑफ, इसको लिख लो, है ना, ये वाले सेंटेंस को, कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है इजी, लेकिन फिर भी इसको एक बार लिख लो, है ना, कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है 6 मोल ऑफ कार्बन, 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड कितने 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स, है ना, इन सबके एटम्स है, ठीक है। तो 6 मोल कार्बन, 12 मोल हाइड्रोजन और 6 मोल ऑक्सीजन के एटम्स है इसमें। जब मोल आ गया तो ये सब भी मोल में चेंज हो जाएंगे, है ना, तो टोटल कितने हो गए, 24 मोल एटम्स हो गए ना, 24 मोल एटम्स हो गए किसमें, 1 मोल ग्लूकोज में, ठीक है। तो 24 मोल एटम्स, तो 6 मोल ग्लूकोज में कितने हो जाएंगे, 24 इंटू 6, इतने मोल एटम्स, है ना, या फिर
24 इंटू 6 इंटू Na एटम्स। ठीक है, इसलिए हमको 6 का भी करना पड़ा क्योंकि 6 मोल्स हमको दिए। ठीक है, तो 1 मोल में इतने इतने होते हैं, 1 मॉलिक्यूल में अलग होता है, 1 मोल में अलग होता है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में डायरेक्ट एटम आएंगे, 1 मोल में सीधे सीधे मोल मोल में आएंगे। जैसे मान लो हमको बोला कि हाउ मेनी, हाँ ऐसे एक और चलो, हाउ मेनी moles of oxygen, how many moles of oxygen, है ना, how many moles of oxygen are present in 12 moles of carbon dioxide? How many moles of oxygen are present in 12 moles of carbon dioxide? कितने हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो वैसे सबको आना चाहिए ना, CO2। ठीक है, हाँ, तो इसके 1 मोल में कितने हैं? 2 मोल ऑक्सीजन है, तो 12 में कितने हो जाएंगे? 24 मोल्स हो जाएंगे। तो बस 24 मोल, मोल में ही पूछा है तो आंसर सिर्फ 24 आ जाएगा। एटम में पूछते हैं तो 24 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएंगे? 2 मोल, हाँ सॉरी, है ना, ये 1 मोल CO2 हैज 2 मोल ऑक्सीजन, so 12 मोल CO2 हैज 24 मोल ऑक्सीजन एटम्स, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो अब आप मेरे ख्याल से सबके निकाल सकते हो, है ना, किसी का भी आए, बस डिस्टिंग्विश करना है मोल और मॉलिक्यूल में, है ना। इसी की जगह यदि हमको क्वेश्चन होता हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो फिर हमारा आंसर हो जाता है 24 एटम्स, सीधे सीधे ना, 24 एटम्स हो जाता है ना। मॉलिक्यूल दिया है तो सीधे एटम्स निकल आएंगे हमारे। ठीक है, मोल्स दिया हुआ है तो पहले मोल्स में आंसर आएगा और फिर एटम पूछे तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। बस यही मोल और इसमें डिफरेंस है ना, बाकी सब कुछ एक जैसा। ठीक है ना, तो ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ अब एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, हर टाइप का एक एक थोड़ा सा कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़े। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 12 into 10 to the power 23 molecules of CO2. Find number of moles in 12 into 23 molecules of CO2. Find number of moles of CO2, CO2 के ही करने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और इसके नहीं करने। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने CO2 के मोल्स होंगे? अभी तक तो देखो हमने मोल्स कैसे निकाले थे, जब हमें वेट दिया था, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोल्स आ जाता था। ठीक है, यदि मॉलिक्यूल दिया है तो अब हमको क्या पता है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना, उतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसका मतलब इतने मतलब जैसे मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल हैज 1 मोल, है ना, तो दिस मच मॉलिक्यूल हैज कितने हो जाते हैं? हाँ, मतलब 12 इंटू 10 to the power 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 to the power 23, या ये 0.022 को निग्लेक्ट कर दें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 मोल्स है ना, वो उसको निग्लेक्ट कर दिया 0.022 को, तो 2 मोल आ गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो तब हमें क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। ठीक है, हाँ तो इसको ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ मोल्स के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। जब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा।
ठीक है, अभी हम थोड़ा बहुत और पढ़ने के बाद ये भी पढ़ेंगे कि वॉल्यूम से कैसे निकालना ना, कि वॉल्यूम से कैसे निकालेंगे मोल्स, ठीक है, वो भी सब हम इस लेसन में हमें सब कंसेप्ट ही पढ़ना है, और वो सब हमें काम में आते रहेंगे पूरे कोर्स में ना, हमेशा काम में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल दिया है तो ऐसे कर देंगे, मान लो किसी एटम के पूछे होते तो भी यही करते, नंबर ऑफ एटम दिए होते तो भी एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, मोल्स उसे। हाँ एटम पूछे आते तो पहले मोल्स आ गए इनटू इसकी एटॉमिसिटी 1+2 3 कर देते, 3 से और मल्टीप्लाई कर देते, उतने मोल एटम हो जाते, मोल में आता, फिर उसको एवोगेड्रो नंबर से और मल्टीप्लाई कर, है ना। देखो जैसे यही क्वेश्चन होता है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई तरीके हैं देखो सॉल्व करने के लिए, एक तरीका ये है कि पहले तो हमने क्या निकाल लिया, इसके मोल्स निकाल लिए, लेकिन ये किसके मोल आए, CO2 के, है ना। अब हमको पता है 1 मोल CO2 में 1+2 3 मोल एटम्स है ना, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 मोल एटम्स हो जाएंगे, है ना, इनटू फिर एवोगेड्रो नंबर कर दो तो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो सिर्फ 2 से करते, सिर्फ 2 से करना पड़ता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के सिर्फ क्या है, 2 है ना। 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 मोल्स है, और 1 मोल किसका है, कार्बन का, ठीक है। ऐसे टोटल मिला के 3 मोल एटम है ना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल इसका है और 2 मोल इसके एटम्स, है ना, ठीक है। तो जिसका पूछा है हम उससे निकाले, पहले तो देखो टोटल मोल्स तो निकाल ही लो सबसे पहले, फिर उसके बाद जिसका भी पूछा है उसके मोल्स निकल आएंगे, और फिर उसमें एवोगेड्रो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ये सब करना आना चाहिए हमको, देखो मॉलिक्यूल दें तब भी आना चाहिए, ग्राम में दे तब भी आना चाहिए, है ना, और फिर बाद में जाके हमें लीटर्स में देंगे या वॉल्यूम देंगे तब भी आना चाहिए, है ना। उसके लिए हम फिर एवोगेड्रो लॉ पढ़ेंगे एक, उसके बाद करेंगे, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, अब इसके मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, अब वो सब करना है ना, ठीक है। हाँ अब इसके हाँ हेडिंग डालो, फाइंड हाँ परसेंटेज कंपोजिशन, ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, ना किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल, है ना, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या हो गया, उसमें कितने परसेंट कौन कौन सी चीज प्रेजेंट है ना, ये हमको निकालना, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल सा निकालते हैं CO2, ठीक है। अब CO2 में हमको निकालना है कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो देखो परसेंटेज ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, उसके कितने नंबर प्रेजेंट है, जैसे इसका 1 है और इसके कितने 2 है, तो नंबर ऑफ एटम, है ना, जिसका भी निकालना, देखो हम फिर वो करेंगे मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट, है ना, जिसका हमको निकालना है उसका एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना इनटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, जिस भी मॉलिक्यूल का निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना, कि परसेंटेज ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ना, एक मॉलिक्यूल में हमें इन एटम के परसेंटेज निकालना है, तो उस एटम के कितने नंबर प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में, है ना, इनटू उस एटम का एटॉमिक वेट, है ना, इनटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। देखो एक तरह से क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट मतलब इसके पूरे का वेट, और दिस इनटू दिस मतलब एक पर्टिकुलर चीज का वेट, तो परसेंटेज ऐसे निकलता है उसका अपॉन टोटल इनटू 100, है ना, तो वही हमने यहां पे करा, ठीक है, बस उसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में कर दिया। अब निकालो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, कितना होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, है ना, तो वो कितना हो गया 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वो कितना हो जाएगा
12 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 44 आ जाएगा, है ना। तो लगभग फिर उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 22 हो गया, 11 50 ना, मतलब 300 अपॉन 11। हाँ तो 2 और उतना आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग उतना परसेंट हो गया ना। 2 होगा फिर 8 हो जाएगा, 80 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 27.2 है ना, इतना कर दे। याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एटॉमिक वेट याद करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, है ना, वो अपने आप ही आ जाएगा, याद करना ही नहीं है इसको, है ना, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए 100 में से माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि दो ही चीजें उसमें, तो वो आ जाएगा। लेकिन हमको वैसे निकालना हो, इस फॉर्मूले से निकालना है, तो कितना हो जाएगा, हाँ, ये मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू 16 इंटू 100 अपॉन 44, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वही करना है। जब हमको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए ना, तो बस 100 में से 27.2 को माइनस करना, है ना। जब स्कूल में निकालने को आ जाए तो फिर पूरा कर दो, है ना, टाइम हो तो पूरा कर दो, नहीं तो एक का निकाल के कर सकते, जब दो ही एटम प्रेजेंट है तो बिल्कुल कर सकते, है ना, कि दूसरा का वैसे कर सकते, ठीक है। हाँ, अब आप दूसरा करो, फाइंड परसेंटेज composition of glucose, find percentage composition of glucose। देखो जब हमें ऐसा आ जाए परसेंटेज कंपोजिशन, तो फिर सबका निकालना है, उसमें जितने एटम प्रेजेंट है खुद खुद से निकाल देना, है ना, एक का नहीं पूछे। जैसे हमको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2, तो सी का भी निकालो, ओ का भी निकालो, है ना, और दोनों का आंसर लिखे। अब हमें बोला परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अब देखो क्या, जैसे याद करने का बोल रहे थे ना, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, है ना, तो उनके ऐसे हो जाना चाहिए हमें धीरे धीरे कि याद हो जाए। जैसे CO2 का, है ना, CO2 बहुत बार आएगा यूज में, तो उसका याद ही हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज का कितना होता है, 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ग्लूकोज का भी याद हो तो अच्छा। इसके अलावा एक सुक्रोज होता है, C12H2211, ये बहुत बार आएगा आपको इनके क्वेश्चनों में, मोल कंसेप्ट, है ना। तो सुक्रोज का अब आप लोग तो निकालना, है ना। अब मुझे तो खैर याद है 342 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 12 इंटू 6 और 12 इंटू 12, सॉरी 12 इंटू 12, हाँ, प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, तो कितना होगा 342। तो अब इस 342 को आप याद कर लो, है ना, 4-5 में बताता हूं, उनको तो याद कर ही लो, है ना। जैसे यूरिया, ये काय में काम में आते हैं हमें, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना, तो हमें याद होगा ना, तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, तो कुछ 2-4-5 सेकंड 10 सेकंड तो बचेंगे, है ना। ये बहुत काम में आते हैं जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी हो, है ना, उसमें बहुत यूज होता है। तो देखो यूरिया का कितना हो जाएगा, अब इसमें 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 इंटू 14 प्लस 4 क्या है इसमें, ये तो 4 इंटू 1 और प्लस 12 प्लस 60, है ना, ठीक है। वैसे ये शायद 60 आएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है ना। तो यूरिया का 60, तो देखो कम से कम ये 3-4 के तो अभी याद। NaOH का एक कर लो, है ना, NaOH का कितना हो जाएगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 40, है ना। तो ऐसे कुछ के याद होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि कुछ के याद होने चाहिए, है ना, कि जिसमें हमें मतलब जल्दी हो जाए, कि क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए, ठीक है। और नहीं होगा तो निकाल तो सकते ही हैं, है ना, इतना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आ ही जाएगा। हाँ, तो अब परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, इसका क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लें,
तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 180, है ना। नंबर ऑफ एटम कार्बन के इंटू कार्बन का एटॉमिक वेट इंटू 100 अपॉन 180 ना, टोटल उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो है ना, कितना आ जाएगा 6 3 तो पूरा केंद्र मतलब कितना आ गया 40% है ना। कार्बन कितना हो गया 40%। तो इन ग्लूकोज 40% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन निकाल लो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 180। सिक्स से कर चलो, 6 2 जा 6 3 जा, तो ये कितना आ गया 20/3 मतलब कितना आएगा 6.66 है ना। कितना हो गया 6.66। ठीक है, तो ये क्या हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का वैसे निकल सकता है, कैसे, इन दोनों को प्लस कर दो और 100 में से माइनस कर दो, है ना, तो उतना आ जाएगा। तो कितना होगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो देखो जब ये तीनों निकालोगे तब आपको बोलेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन निकल, है। तो कहीं भी आपको ग्लूकोज मिलेगा तो यही परसेंटेज होगा उसमें, है ना। कार्बन इतना परसेंट होगा, हाइड्रोजन इतना परसेंट होगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा उसका भी निकाल ही लो, कितना हो गया। हाँ हाँ, कितना 53.34, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये ऐसे हमारा हो जाएगा, है ना। वो 46 हो गया तो ठीक है 53 पॉइंट दिया, वो तो थोड़ा सा तो अंतर आएगा ही नहीं, तो वो तो डेसिमल में बहुत आगे चलते जाएगा ना, इतना बहुत है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। जब भी ग्लूकोज, जैसे किसी को ग्लूकोज आर्टिफिशियली बनाना है तो इस कंपोजिशन में ही उसको मिक्स करने पड़ेंगे, है ना, और फिर जो भी टेक्निक होगी उस टेक्निक से ग्लूकोज बन पाए। ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज में यही होना चाहिए, है ना, उसी को ग्लूकोज बोलेंगे। हाँ हाँ, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो एयर से ग्लूकोज क्यों नहीं निकाल लेते हो? नहीं देखो एक्चुअली में क्या होता है, ग्लूकोज बनाने की एक प्रोसेस होती है ना, और वो ग्लूकोज कौन बनाता है, नेचुरली कौन बनाते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, है ना, उसके अंदर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो उसके लिए वो सब जरूरी होता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन ऑक्सीजन और ये सब है, ये इस कंपोजिशन में नहीं है एक तो, है ना। दूसरा कि उनको मिक्स करने, आपस में मिलने का, यदि वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं ऐसे, तो फिर हमें वो चीज मिलती ही नहीं ना। देखो यदि ऑक्सीजन और कार्बन आपस में अपने आप ही कंबाइंड हो गए होते, है ना, नॉर्मल कंडीशन में, तो हमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलती नहीं, अलग से कंबाइंड ही हो जाती हो। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन हमें कभी भी ऐसे मिलेगा ही नहीं, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, क्योंकि वो इतना रिएक्टिव है कि वो किसी न किसी से रिएक्ट कर लेता है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्यों इतनी ज्यादा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन इस टेम्परेचर पे, है ना, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं, है ना, इसलिए वो इतनी ज्यादा, तो इसलिए अपने आप ऐसे नहीं होंगे। ठीक है, और फिर उसको देखो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सिर्फ एक ही चीज थोड़ी बनती, ये भी बनता है ना, और भी नहीं जाने कितने कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। तो वो उसकी प्रोसेस होगी जब वो वैसा मिलेगा, और उसके बाद जैसे जो ग्लूकोज होता है उसमें पर्टिकुलर पोजीशन होती है, OH की, एल्डिहाइड की। ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड होता है ना। ठीक है, अभी आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड दो चीज होती है ना, दो चीज, मतलब OH और एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और उनकी सबकी पोजीशन फिक्स होती है, CH होता है। तो ये जो ग्लू ऐसा होता है CHO, ये ऐसे होता है, ये इस टाइप से होता है ना, ये ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अभी हम ये इतना ज्यादा डीप में इसको अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये सब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, हमें है ना 12th में। ठीक है, या फिर जब हम इस साल वो पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, तो उसमें कुछ हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। देखो सेम फॉर्मूलेस का ये भी होता है, फ्रक्टोज,
फ्रुक्टोज को भी फॉर्मूला ये की ही होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, और इस फॉर्मूले के ग्लूकोज के ही कम मतलब 16 आइसोमर्स होते हैं, सबके एक ही फॉर्मूले हो, है ना। तो बस उनके कहीं कुछ चीजें कुछ कुछ अलग अलग है, जैसे फ्रक्टोज में एल्डिहाइड की जगह कीटोन हो जाता है ना, हाँ कीटोन ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो इसीलिए नहीं हो सकता ऐसा, है ना। वो जब भी हो सकता है वैसा जब हम उस तरीके से करें कि वैसा ही बने, वही स्ट्रक्चर वही सब कुछ बने, है ना, तब। और हम पढ़ेंगे, है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हमारे कोर्स में, बट नेक्स्ट ईयर, है ना, वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे हाँ फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, 6 × 16 × 100 अपॉन वो, तो लगभग वो भी इतना ही आएगा, है ना। तो ऐसे हो जाए। तो देखो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अब आप लोग निकाल लोगे, है ना। जैसे चलो इसका निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या होता है, और हार्ड वाटर क्या होता है। हाँ, हार्ड वाटर वो होता है जिसमें मिनरल ज्यादा होता है ना। हेवी वाटर वो होता है जिसमें हाइड्रोजन की जगह ये वाला आइसोटोप होता है, इसको D2O बोलते हैं। हाँ, ड्यूटेरियम हेवी वाटर, है ना। लास्ट क्लास में हमने करे थे ना आइसोटोप्स, है ना, मैंने थोड़ा सा बात करी थी उसकी, कि एक ही एटम के डिफरेंट एटॉमिक वेट हो, है ना, एक ही एलिमेंट के, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो नॉर्मल वाटर क्या होता है, H2O, है ना। हेवी वाटर क्या होता है, D2O। हेवी वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली में हेवी है ना नॉर्मल वाटर, इसीलिए उसका नाम हेवी वाटर, ठीक है। लेकिन नेचर में हमें कौन सा मिलता है, नॉर्मल वाला। हेवी वाटर बहुत ही कम इसका परसेंटेज है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हाँ, लेकिन इसको बनाते हैं, है ना, हेवी वाटर को बनाते हैं। इसका यूज होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, है ना, उसमें इसका यूज होता है हेवी वाटर का, ठीक है। तो D2O। अब निकालो इसका परसेंटेज कंपोजिशन। D का कितना होता है एटॉमिक वेट, D का नहीं 2 होता है, उसका नाम ही ड्यूटेरियम 2। एक और होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाँ ट्रीटियम बोलते हैं उसको, ट्रीटियम, उसका 3 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन, है ना, ड्यूटेरियम मतलब 2 वाला, और ट्रीटियम मतलब 3 वाला, ठीक है। पिछले साल ये नीट में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, है बहुत इजी था मगर आया है नीट में क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा होता है, ट्रीटियम जो होता है, ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में दिए हुए चीजें मगर अलग अलग जगह पे। नहीं, वो दूसरे रेडियो एक्टिव, वो रेडियम और उन सब से करते हैं, है ना। वो उससे ट्रीटियम जो होता है ये बहुत ही कम होता है, 10⁻−30 ऐसा कंपोजिशन मिलता है, बहुत ही कम, है ना, ठीक है। ये जो हमारे ये होते हैं रेडियो एक्टिव जो चीजें होती हैं वो भी काफी यूजफुल भी होती हैं और हार्मफुल भी होती है, ठीक है। जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ना, रेडिएशन से सेल्स को जलाते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो आप D2O का कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ D, हाँ, तो 2 × 2 है ना, × 100 अपॉन H2O का, हाँ ये भी 20, ये 18 मत ले लेना ना, 18 H2O का होता है ना, इसका 20 लेना, ठीक है। 20%। हाँ, तो हमारा कितना आ गया 20%, और बाकी का वाट ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो इन हेवी वाटर ये होता है हाइड्रोजन, है ना, बोलते हैं उसको भी हाइड्रोजन ही है एक्चुअली में, क्योंकि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। और वाटर में क्या होगा कंपोजिशन इसका, 2 इन, हाँ, तो ये हमारा कितना हो गया, नहीं ये भी 18 हो जाएगा, हाँ हाँ ये भी ध्यान रखना है, ये भी तो 18 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो परसेंटेज क्या आएगा, 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इतना परसेंट, ठीक है, 1 1 ही ऐसे कर लो, इतना परसेंट। तो देखो चेंज आ गया बहुत ज्यादा, है ना।
ये ध्यान रखना है ना, कि इसमें मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाएगा, है ना। H2O का मॉलिक्यूलर वेट ये होता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो उससे हमारा दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, इस पर एक क्वेश्चन लिखो। परसेंटेज ऑफ आयरन, है ना, Fe, परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, में मतलब ये डेटा को याद नहीं करना है ना, ये बिल्कुल गलत हो सकता है ना, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, है ना, ठीक है। तो इसको ये नहीं सोचना है कि सही में इतना होता है, ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज 14%, is 14%. फाइंड मिनिमम, देखो है ना, ये वर्ड पे ध्यान देना, मिनिमम मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, तो उसी पे फिर हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कि ये 14% है, मान लो जो भी कोई हीमोग्लोबिन है उसमें 14%, ठीक है ना। हमारी बॉडी का तो देखो होगा, तो मैं एक्चुअल क्वेश्चन देख के बता दूंगा, तो उसमें एक्चुअल दिया होगा ना। हीमोग्लोबिन का यदि फॉर्मूला आता तो फिर तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही लेते, है ना, यदि मतलब फॉर्मूला पता होगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर क्वेश्चन कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना सही। मतलब जैसे जैसे हमको मॉलिक्यूलर, ये इसका फॉर्मूला पता है, तो इसका मोलर मास पूछेंगे तो तुम ऐसे ही बता दोगे 44, है ना, तो फिर क्वेश्चन का फायदा क्या हो, है ना, वो नहीं मालूम है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूले बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, ये सब जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कहीं पे भी ऐसे देंगे नहीं, तभी वो क्वेश्चन पूछेंगे, यदि फॉर्मूला दे देंगे तो फिर क्वेश्चन कुछ भी काम का नहीं रहेगा। तो देखो है ना, चलो मैं पहले बताता हूं, है ना। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ एटम, है ना, इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन, है ना, हीमोग्लोबिन कर लो, है ना, हीमोग्लोबिन ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, HG भी लिख देते हैं कहीं, HB हीमोग्लोबिन, ठीक है, जैसे वो टेस्ट वगैरह कराओगे ना, HB लिखा रहता है उसमें, है ना, तो HB, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन, नंबर ऑफ एटम ऑफ किसके, Fe के, इन HB इनटू एटॉमिक वेट ऑफ Fe, ठीक है, इनटू 100 अपॉन मोलर मास, है ना, या मॉलिक्यूलर वेट। देखो मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास में सिर्फ क्या अंतर होगा, आंसर लिखते समय मोलर मास में ग्राम लगा देना और मॉलिक्यूलर वेट में AMU, ठीक है, बस इतना सा अंतर है, ठीक है, लेकिन है बहुत बड़ा अंतर, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर का है वो, लेकिन यदि क्वेश्चन में मोलर मास पूछा है तो आंसर लगा देना ग्राम में, ठीक है, और यदि मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो AMU लिख देते, नहीं भी लिखते हैं तो अंडरस्टूड होता है कि वही होगा, ठीक है ना। तो मोलर मास ऑफ HB, है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब देखो, अब हमको दो चीज नहीं पता है, एक तो मोलर मास नहीं पता, ये भी फाइंड करना है, और नंबर ऑफ एटम भी नहीं पता है ना, दो चीज नहीं पता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम यदि हमको नहीं पता है तो क्वेश्चन में फिर आपको मिनिमम वर्ड दिया होगा, है ना, मिनिमम मोलर मास। तो देखो अब कम से कम एक एटम तो प्रेजेंट हो गई, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन का आधा एटम कुछ होता ही नहीं है ना, तो कम से कम एक एटम पूछा है, तो जब भी मिनिमम मोलर मास पूछा हो तो आप नंबर ऑफ एटम क्या मान लेना, 1, एटलीस्ट 1 एटम ऑफ Fe इज प्रेजेंट, एक तो होगा ही होगा, 1 मान के करो, ठीक है। तो बस आप देखो ये कितना दे रखा है 14, ये 1, आयरन का कितना होता है 56, है ना, ये याद करना है, देखो मैंने जो दिए हैं उसमें आयरन भी है, ठीक है, और ये हमारा मोलर मास, ये तो देखो ये मिनिमम मोलर मास है, ये अब मोलर मास नहीं रह गया, मिनिमम मोलर मास, अब जो भी आ जाएगा, हाँ ये तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना,
4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर 400, है ना। लेकिन मोलर मास पूछा था तो आंसर ग्राम में, ठीक है। तो मैंने दिया ही 14 इसलिए था कि कैंसल हो जाए, है ना, ठीक है। नहीं तो क्या होता वो पॉइंट में एक्चुअल वो डेटा होता तो फिर पॉइंट वाइंट और उन सब में आता, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बहुत ही बिगर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। तो उसका बड़ा, और उसमें एक्चुअली में कितने होते हैं 4 आयरन होते हैं, 4 होते हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं आयरन, ठीक है। तो यदि आपको नंबर ऑफ एटम दे देते तो फिर क्वेश्चन में पूछते मोलर मास, फिर मिनिमम वर्ड नहीं लगाते, है ना। तो आप 4 रख देते तो फिर वो उसका वो आ जाता, मतलब ये 4 टाइम्स और बढ़ जाता, 1600 आ जाता, ठीक है, ऐसा आ जाता, ठीक है ना। तो देखो हर टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार ऐसा भी पूछा हुआ है कि मोलर मास गिवन था, परसेंटेज गिवन था, और नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन पूछे थे एक मॉलिक्यूल में कितने, सॉरी कार्बन, नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन पूछे थे एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उसका आंसर लगभग देखो क्या होता है, वो तो करेक्ट ही देते हैं, तो लगभग आंसर उसका 4 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन हैज 4 एटम ऑफ आयरन, है ना, उसके होते। लेकिन यहाँ यूज नहीं करना है, जब मिनिमम वर्ड दिया हो तो आपको जो भी डेटा दिया बस उससे निकालना, ठीक है। आया, समझ में आया, है ना, इस ढंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको तो नोट कर ही लो ना। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन सभी एग्जामों में आया हुआ है ना, सब टाइप के एग्जाम्स में, ठीक है। तो बस हमको एक किस पे ध्यान देना है, मिनिमम मोलर मास पे, है ना, कि जब भी मिनिमम मोलर मास हो तो नंबर ऑफ एटम क्या ले लेना है 1, है ना, और फिर फॉर्मूले से हम वो निकाल देंगे, ठीक है। और एक्चुअल दे दिए होते तो सिर्फ मोलर मास आ जाता फिर हमारा, है ना। तो जो भी दिया हो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्या आ जाता है, देखो परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, परसेंटेज दिया हो तो उससे मोलर मास निकाल सकते हैं, परसेंटेज और मोलर मास दिया हो तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड हो सकता है ना। तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ठीक है ना। स्कूल्स में भी आ सकते हैं, स्कूल में ज्यादातर चांसेस सिर्फ परसेंटेज पूछने का है ना, कि परसेंटेज कंपोजिशन निकाल, इसके आगे का ये चीजें ज्यादातर हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछेंगे, है ना। ये वाला ये क्वेश्चन आ चुका है आयरन वाला, हीमोग्लोबिन वाला, ठीक है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखना, अब ये खुद करना, हाँ मतलब खुद करना मतलब बाद में करना, ठीक है। हाँ ऐसा लिखो, इफ सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना। हाँ, इफ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, इससे देखो हमारा ये नॉलेज भी बढ़ रहा है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैग्नीशियम किस में होता है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। ये तीन हमेशा ध्यान रखना है। कोबाल्ट होता है हमारा विटामिन B12 में, है ना, कोबाल्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन भी एक बार पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, है ना। तो कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, है ना। ये 3 मतलब हमें काम क्या आते हैं ना, ठीक है। और भी पढ़ेंगे इनको, आगे पढ़ते जाएंगे तो कई जगह आएंगे ये सब चीजें। हाँ, तो ऐसा लिखो, इफ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल इज 6%, 6%, फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। इसको करना खुद है ना, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का आ सकता है इसलिए ऐसा मैंने दिया, ठीक है। हाँ, तो देखो अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन आ गया कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना, उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। हाँ, अब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है ना पूरे लेसन में। वैसा लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल। स्कूल में तो इवन इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं ना, कि डिफाइन इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना, डिफाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपने हमेशा पढ़ा,
ये CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, molecular formula is representation of molecule, है ना, by writing actual number of atom present in a molecule, है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने, है ना, वो लिखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, C6H12O6, ठीक है, वाटर H2O, है ना, और बहुत सारे होते हैं, CO2, ना, कार्बन डाइऑक्साइड। by writing एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये एक्चुअल एटम है। कभी भी ग्लूकोज मिलेगा तो उसमें 6 एटम ऑफ कार्बन ही होंगे, है ना, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन ही होंगे, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही होंगे, ठीक है, MgCl2, है ना। तो इसमें हमेशा ये दोनों इसी उसमें मिलेंगे। एक मॉलिक्यूल MgCl2 में एक Mg होगा, 2 Cl, Al2O3, है ना, तो Al2O3, ZNO, बहुत सारे ZnCl2, ये सब हमारे मॉलिक्यूल, मतलब जितने भी आज तक आप यूज कर रहे हो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है, एक्चुअल एटम लिखे रहते हैं उसमें, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जैसे ये क्या होता है, CuSO4.5H2, ना, हाँ, वो इसलिए क्योंकि उनके नंबर बदलते रहते हैं, जैसे ये .XH2, है ना, तो देखो इसका इसमें चेंज होता रहता है, ये, है ना, जो वाटर के मॉलिक्यूल, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ऐसा वाटर जो उस मॉलिक्यूल को और सॉलिड बना देगा, लिक्विड की जगह। ऐसे वाटर को भी किसी चीज को डालो तो डिजॉल्व होगी, या ऐसा लिक्विफिकेशन जैसे टाइप का होगा उसमें, है ना। लेकिन ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब होते हैं ये इनके क्रिस्टल बना दे, जैसे सीमेंट, सीमेंट में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में उसमें जाएगा, और उस वाटर के कारण वो सीमेंट ऐसी हो जाती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, ब्रिज और ये सब उससे मतलब मजबूती से बनने रहते हैं, ठीक है ना। उसमें वो भी होता है, सरिया होता है ना, गिट्टी होती है, वो सब सीमेंट कंक्रीट, लेकिन मेन चीज क्या है, सीमेंट, है ना, वो उसको, तो वो वाटर, जैसे POP होता है, उसमें भी पानी डालोगे तो और क्रिस्टल बन जाएगा, तो इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो किसी किसी में नंबर निश्चित नहीं होते, है ना, लेकिन मेन तो क्या है कि ये सब होंगे इसमें, है ना। देखो हमको बोलना तो यही पड़ेगा, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो यही बोलना पड़ेगा, है ना, Fe2O3.XH, जो हमारी रस्ट लगती है ना, वो ये होती है। FeO, तो देखो FeO बस आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन के हमारे 2 वो मिलते हैं, है ना, 2 वैलेंसी शो करता है, +2 और +3। तो FeO ऐसे मतलब हमारे ये रस्ट वगैरह में नहीं होता, ये सब, हाँ, ये सब हेमेटाइट है। एक्चुअली में जो Fe3O4 होता है, ये दो चीज का मिक्सचर है, FeO और Fe2O3, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड ऑक्साइड, है ना। ऐसे और भी होते हैं, Pb3O4 होता है ना, तो ये सब इनको मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। ये देखो ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं फिर पढ़ेंगे, रेडॉक्स में पढ़ेंगे, है ना, जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो उनमें ये मिक्स्ड ऑक्साइड, क्या आपको बोले कि आयरन की इसमें बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या क्या है, तो अब आप इसकी ये आयरन की ऐसे जनरली क्या होता है, एक ही वैलेंसी होती है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम की एक ही वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ दो हैं, ये +2 भी है और इधर +3 भी है ना। ऐसे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे उधर रेडॉक्स रिएक्शन से, ठीक है। तो देखो, है ना, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हेमेटाइट का, ठीक है ना, लेकिन ये कैसा है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े हुए, ठीक है। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, डायमर बोलते हैं उनको, ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, देखो, है ना। केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री क्या है, नेचुरल साइंस है ना, कि इसमें जो होता है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते,
है ना, कि इसमें मतलब कोई चीज क्या कैसे होती है वो उसको हम नहीं पढ़ रहे, कोई चीज कैसी है तो उस पर बेस्ड चीजें पढ़ते हैं, है ना, जैसे बायोलॉजी होता है ना, उसी टाइप का होता है। फिजिक्स एक अलग चीज है, फिजिक्स में क्या हुआ है, पहले चीजें बनी है प्रिंसिपल, और उससे फिर मशीन्स और ये सब बनाई गई, है ना, काफी अलग है, क्योंकि ये नेचुरल है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ही चीज से सब चीजें एक्सप्लेन ही नहीं होती, है ना, क्योंकि अब नेचर में वो ऐसा है तो आप उसको कर क्या सकते हो। आपने डेफिनेशन बना ली कि नंबर ऑफ एटम फिक्स्ड होते हैं मॉलिक्यूल में, है ना, अब वो लेकिन नहीं हो रहे, है ना, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा या तो एक्सेप्शन लिख के उस चीज को कर लेना पड़ेगा या फिर वैसे कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी होती हैं अलग अलग टाइप की बॉन्ड, जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा मेटल क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड्स बनाता है ना, लेकिन अब आप पढ़ोगे कि कोवेलेंट भी बनाता है ना। हाँ, बहुत सारी चीजों में देखो ऐसी सब चीजें मिलेंगी हमें, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे, तो ऐसे, ठीक है। तो देखो हमारा क्या हो गया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम लिखे रहते हैं किसी मॉलिक्यूल में तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म, है ना। और यदि इसकी जगह सिर्फ रेशो लिखा हुआ इनका, उसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्म, है ना। हाँ, तो ऐसा लिखो कि इन इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, है ना, फ्रैक्शन में लिखते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, है ना। एक कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट है उनका सिर्फ रेशियो लिखना, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, इंपेरिकल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शन में नहीं लिखना। जैसे अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका सिंपल रेशियो सी, हाँ, H2O 1:2 सिर्फ रेशियो लिखना, कई के सेम भी हो सकते हैं, है? जैसे H2O तो इसका H2O ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसका रेशियो भी वही है 2:1। होल नंबर लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना, ठीक है ना। तो देखो हाँ ऐसे लिख लो, फॉर एग्जाम्पल इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, ना, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया, CH2O, ये रेशियो है उसका, ठीक है। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, है ना, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH, ना, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसा नहीं कई का होगा इंपेरिकल फॉर्मूला ये, है ना, ठीक है। लेकिन इसका मीथेन का क्या होगा CH4, तो उसका मॉलिक्यूलर भी वही होगा, इंपेरिकल भी वही होगा, क्योंकि मीथेन में, है ना, ये बेंजीन का लिखा था हमने, बेंजीन का मॉलिक्यूलर क्या होता है C6H6, है ना, ठीक है। और इसका ये इसका मॉलिक्यूलर भी ये होगा मीथेन का, और रेशो भी ये होगा। अब जैसे इंपेरिकल, हाँ, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन पढ़ा है कभी? नहीं, वो एसीटोन है, वो एसीटोन है, एसिटाइलिन, इथाइन पढ़ा है, इथाइन, ये इथाइन को एसिटिलीन बोलते, जो वेल्डिंग होती, गैस वेल्डिंग, उसमें ये गैस यूज होती है ना। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2, ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड ये, ठीक है। तो देखो अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला इसका भी क्या हो जाएगा CH, इथाइन, इथाइन या एसिटिलीन। धीरे धीरे ये सब नाम याद होंगे, है ना, जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये सब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये सब नाम याद होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारा क्या हो गया, इसका भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया CH हो गया। तो देखो एक जैसे हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी सेम हो सकते हैं, आइसोमर में अभी हमने देखा था, फ्रक्टोज का भी वही था, ग्लूकोज का भी वही था, है ना, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। एसीटोन का क्या होता है, देखो एसीटोन का भी लिखते हैं, एसीटोन होता है CH3COCH3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O,
ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, C3H6, ये एसीटोन है, ठीक है। और इसका इंपेरिकल भी रेशियो यही बनेगा, है, इससे सिंपल हो नहीं सकता, तो इसका इंपेरिकल भी यही होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, CH3COCH3, उससे हमको पता चल रहा है कौन कहां जुड़ा है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये नहीं पता चलता, सिर्फ ये पता चलता है उसके नंबर कितने, है ना, सिर्फ इतना। और इंपेरिकल में तो उससे भी कम पता चलता है, सिर्फ रेशियो पता चलता है, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, हाँ, तो ऐसा लिखो, हाँ, देखो इनमें क्या है, जो इनका जो सिंपल रेशियो, मतलब जो इसका कॉमन वो था, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू, या इंपेरिकल फॉर्मूला रिकल फॉर्मूला होल n, ठीक है। ये इनमें रिलेशन है ना, एक नंबर है जिसका यदि मल्टीप्लाई कर दो सभी एटम में इंपेरिकल फॉर्मूला के, तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये n क्या है, इन पे देखो सब क्वेश्चंस हमें आएंगे ना, हम आगे जाके फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं। n इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला, है ना, इसको क्या बोलेंगे, n। अब इस n का मल्टीप्लाई कर, जैसे अब ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का हमको n निकालना, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट तो कितना होता है 180, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O, है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कितना हो गया, 12 + 2 + 16, मतलब कितना हो गया 30। तो n क्या हो गया ग्लूकोज का, ये 6, है ना। तो देखो अब इसमें तीनों में 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। तो n मींस मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो उससे हमारा फिर क्या हो जाता है, ये फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। आया, समझ में आया अच्छे से, है ना। तो देखो इसको बोलते हैं इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल, मतलब स्पेशली शुरुआत में एग्जाम्स में, है ना, उसमें तो जरूर से आएगा, ठीक है ना। तो इंपेरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज से, यदि आपको परसेंटेज गिवन है तो उससे इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब ऐसे, हाँ बिल्कुल, वो क्वेश्चन पूरा करना ही पड़ेगा हमें, है ना, पूरा अच्छे से उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा कि, हाँ, अब जैसे जैसे हमको, हाँ, ऐसे ऐसा एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन फॉर्म में लिखो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, हमने कितना निकाला था ग्लूकोज में, कार्बन का परसेंटेज 40 आया था ना, 40 आया था ना पीछे, है ना। हाँ, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 40, हाइड्रोजन ये शायद 6.66, है ना, एंड ऑक्सीजन 53.3, ठीक है, 3-4 लिख लो कुछ भी, है ना, 3, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 40, हाइड्रोजन 6.66 एंड ऑक्सीजन ये, है ना। अभी हम ये भूल जाएं कि ये ग्लूकोज है, सिर्फ परसेंटेज है ना, वो तो मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो पता है ना, इसलिए वाले लिए, ठीक है। हाँ, तो इसके आपको ये दे रखे होंगे और पूछा होगा फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। आज भी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट में फिर से करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट में फिर से एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, और फिर कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा तो वो करना, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसको करने के लिए एक ऐसे टेबल बनाना पड़ता है, एक ऐसी टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन मतलब हमारा हो पाएगा, ठीक है। अब इस टेबल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
एलिमेंट। ठीक है, आज मेनली ये चीज सीखना है कि इसको, इस टेबल में जो भी चीजें वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे गिवन से, है ना। तो अब एलिमेंट कौन से होगा इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ये तीनों होंगे। ठीक है, बस उसके सिंबल लिख लेना। ठीक है, अब दूसरा बनाएंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना गिवन है, 46.66 और 53.34, जो भी परसेंटेज दिया उसका लिखना है, 3 हो, 4 हो, 2 हो, किसी का भी। ठीक है, हाँ। फिर नेक्स्ट कॉलम मोल रेशो। ठीक, आप देखो आप लोग थोड़ा सा बड़ा बनाना है ना, कि जिसमें ये थोड़ा सा लिख पाओ। मोल, या फिर अलग से लिख लेना, मोल रेशो इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, इसको बोलेंगे मोल रेशो, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। ठीक है ना। तो चलो करते हुए जा, नहीं अभी ये कुछ भी नहीं है ना, कोई ग्लूकोज है ना कुछ नहीं। अभी हमको ये दिया है क्वेश्चन कि कार्बन का परसेंट इतना है, हाइड्रोजन का इतना है और ऑक्सीजन का इतना है। अब इससे हमको निकालना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, बस सिर्फ नहीं, वो मॉलिक्यूलर वेट है, उससे नहीं करना। एटॉमिक वेट मतलब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, चलो हम इधर साइड में एटॉमिक वेट भी लिखते हैं, 12, 1 और 16, ये है ना एटॉमिक वेट। ठीक है, इनसे डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट से नहीं। हाँ, तो देखो कितना हो जाएगा, 40/12, तो कितना हो गया 3.3। ठीक है ना। हाँ, फिर 6.66 डिवाइड बाय 1 तो क्या आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। ठीक है, फिर 53.34 डिवाइड बाय 16 तो कितना आएगा, ये भी कुछ 3.3 के अराउंड ही आ जाएगा लगभग। ठीक है, लगभग वही आएगा। ठीक है, हाँ, तो अब, हाँ अब नेक्स्ट है ना रिलेटिव मोल्स या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक वेट से। ठीक है, सबसे पहला काम ये। सेकेंड काम क्या करना है, जो इसमें से सबसे छोटा हो उससे सभी को डिवाइड कर दो, उससे आ जाएंगे रिलेटिव मोल, जो सबसे छोटा है ना। अब इसमें दो नंबर लगभग एक जैसे आ गए, तीनों अलग अलग भी हो सकते थे, है ना। ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा हो उससे सबको डिवाइड करना है, तो 3.3 से सबको डिवाइड करेंगे, है ना। तो रिलेटिव मोल्स मीन्स मोल रेशियो डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल रेशियो, है ना, सबसे जो छोटा हो उससे सबको डिवाइड करना। ठीक है, देखो ये पूरी मेथड है ना, हर स्टेप जब आएगी तो फिर पूरा हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया 3.3/3.3 मतलब क्या हो गया 1, 6.66 डिवाइड बाय 3.3 तो लगभग क्या आ जाएगा, ये भी 2 ही है ना, और 3.3 डिवाइड बाय 3.3 तो ये क्या आ गया 1। ठीक है, तो देखो क्या आ गया 1, 2 और 1 इस रेशियो में ही आ गया, है ना। यदि मान लो ये ऐसे नहीं आए, मान लो यहाँ 1.5 आ जाता तो एक काम और करना पड़ता हम, है ना, तो उसको भी हम लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ना। तो हमको मतलब यदि ये फ्रैक्शन में आ गए तो हमको इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे मान लो 1.5 आ गया तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, सबको करना फिर 2 से, एक को नहीं सबको। ठीक है, यदि मान लो 1.25 आ गया तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कर, नियरेस्ट जो भी नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना। ठीक है, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करके कर, डिवाइड नहीं करना। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है, डिवाइड प्लस माइनस कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट, जैसे मान लो 1.01 आ गया तो 1 लिख लो, फिर कुछ करना ही नहीं, है ना। जैसे 1 पॉइंट हमारा आ गया 33 तो 3 से कर दो, है ना, तो फिर वो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो कन्वर्ट हो गया।
है ना, ए से करना, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना, वो हम नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे, ऐसा वाला करेंगे जिसमें फ्रैक्शन में आए, है ना, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने इसलिए बता दिया ऐसा, नहीं तो क्या होता कि एक्चुअल फॉर्मूला निकल नहीं पाता, है ना, कुछ भी आ जाता, इसलिए मेरे को वो नोन लेने पड़े यहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट में मैं पहले से क्वेश्चन भेजूंगा और उसी क्वेश्चन को हम एक दो को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या आ गया, अब इसका रेशियो भी यही आ गया, तो बस अब इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल टू क्या आ गया, CH2O, जो रेशियो आया बस वो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। देखो आया था हमारा ग्लूकोज का यही, ठीक है। अब इसके आगे यदि उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछना होता तो वो इसका मॉलिक्यूलर वेट देते, है ना। हाँ ऐसे लिख लो, इफ इन अबो प्रॉब्लम, इफ इन अबो प्रॉब्लम मॉलिक्यूलर वेट इज 180, 180 देते फिर वो, है ना, ये क्वेश्चन में उनको 180 देना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट इज 180, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना, फिर इसका हमको क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n निकालेंगे, है ना। हाँ, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इंपेरिकल वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट 180, इंपेरिकल अभी हमने निकाला था इसका 30, नहीं तो क्या बस इससे निकाल लो, 12 + 2 + 16, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारा C6H12O6, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही रेशियो दिया होगा, परसेंटेज दिया होता, आपको ग्लूकोज नहीं दिया होगा कहीं भी एक भी वर्ड, है ना। बस फिर आपको बोलेंगे एम्पेरिकल निकालो और फिर मॉलिक्यूलर वेट देके ये पूछ रहे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के भी कई और तरीके भी होते हैं, कुछ और भी रिलेशंस होते हैं मॉलिक्यूलर वेट का, जैसे गैसेस होती हैं, है ना, तो उनका, या वॉल्यूम देके भी मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, एक तो एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, है ना, उससे हम ये पढ़ेंगे कि जब हमें कोई भी चीज का वॉल्यूम दिया हो गैसेस का, वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें या उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, है ना। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी हो एवोगैड्रो लॉ, है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, शायद शायद हाँ, नहीं पढ़ा होगा 90%, क्योंकि एक तो पहले पिछले 2 साल में कोर्स भी बहुत सारा हटा दिया गया था, है ना, तो शायद इसलिए नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। वो तो हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना। मैं पूछता सिर्फ इसलिए हूं कि मतलब यदि आए तो अच्छी बात है ना, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही, है ना, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज, है ना, कोई भी नहीं छोड़ेंगे जितना कोशिश हो सका, ठीक है। एक चीज लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला अभी लिख लो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। आपको किसी क्वेश्चन में दे रखा होगा वेपर डेंसिटी ऑफ दिस, कोई भी कंपाउंड की कुछ दे रखा होगा 30 मान लो दीवार, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा उसका 60, है ना। जैसे CO2 होगा तो वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इज 22 दे रखी होगी, VAPOUR, वेपर डेंसिटी, ठीक है। VD लिखा होगा बहुत जगह ना, VD वेपर डेंसिटी इंटू 2। अब ये वेपर डेंसिटी भी क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन नेक्स्ट में हम लिखेंगे, है ना, व्हाट इज इट। नहीं, नॉर्मल डेंसिटी एक अलग चीज होती है, डेंसिटी वो मास बाय वॉल्यूम अलग होती है, वेपर डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट चीज, है ना। वेपर डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी बिल्कुल अलग है ना, कोई भी रिलेशन, मतलब हो सकता है कोई रिलेशन बन जाए उसमें, बाकी कोई भी एक चीज नहीं है ना। नॉर्मल डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम है ना, वेपर डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। और 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है, ऐसा होता है। नॉर्मल डेंसिटी का डबल नहीं होता मोलर मास के, ठीक है। देखो वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सीसी है, और वाटर का मोलर मास 18 है, 18 ग्राम है। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, ml, देखो क्या होता है 1000 ml इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर, है ना। ऐसे ही 1 लीटर इज इक्वल टू 1000
सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो सीसी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मीटर सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब किसकी है? वॉल्यूम, ना। तो ऐसे इनको आपस में रिलेट करने के लिए ऐसा बना है, ठीक है। तो सीसी मतलब सेंटी, जहां ज्यादातर आपको डेंसिटी ग्राम पर सीसी में मिलेगी। ठीक, चलो इतना करना, इसको पूरा रिवाइज करना। देखो एक बार,